आइए अब पुष्पीय पौधों में भ्रूणपोष के विकास का अध्ययन करें। निषेचन की क्रिया में द्वितीयक नरयुग्मक तथा द्वितीयक केंद्रक के संयोजन के फलस्वरूप बने प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में वृद्धि एवं विभाजन द्वारा त्रिगुणित भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष की उपस्थिति आवृतबीजी पौधों का प्रमुख लक्षण है। इसका प्रमुख कार्य वृद्धिशील भ्रूण तथा अंकुरणशील बीज का पोषण प्रदान करना है। आइए पोषण के प्रकार का अध्ययन करें। परिवर्धन के आधार पर आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, केंद्रकीय भ्रूणपोष। इस भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन अथवा मुक्त केंद्रकी विभाजन द्वारा अनेक स्वतंत्र केंद्रकों में विभाजित हो जाता है, इसलिए यह केंद्रकीय भ्रूणपोष कहलाता है। इस नवनिर्मित स्वतंत्र केंद्रकों में भित्ति निर्माण अर्थात कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता, जैसे कैप्सेला में। नंबर 2, कोशिकीय भ्रूणपोष। इसके अंतर्गत भ्रूणपोष के निर्माण में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम व उसके बाद हुए सभी विभाजनों के साथ साथ कोशिका भित्तियों का भी निर्माण होता रहता है, जिससे भ्रूणपोष कोशिकीय हो जाता है। इसलिए इस तरह के भ्रूणपोष को कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। जैसे द्विबीजपत्री के गैमोपेटली कुल के सदस्यों में कोशिकीय भ्रूणपोष देखा जाता है। आपके स्क्रीन पर भ्रूणपोष के प्रकार का चित्र दिया गया है, इसे बार बार बनाकर प्रयास करेंगे। नंबर 3, हीलोबियल या माध्यमिक भ्रूणकोष। इस प्रकार का भ्रूणपोष केंद्रकीय एवं कोशिकीय भ्रूणपोष के मध्य की स्थिति को दर्शाता है। इस भ्रूणपोष में केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात अनुप्रस्थ भित्ति का निर्माण होता है। फलस्वरूप भ्रूणपोष 2 भागों में विभक्त हो जाता है, अर्थात अंडद्वारी प्रकोष्ठ तथा निभागी प्रकोष्ठ। इन दोनों ही प्रकोष्ठों में पहले तो मुक्त केंद्रक विभाजन होता है, परंतु केंद्रक के विभाजन के पश्चात भित्ति निर्माण नहीं होता। आइए अब भ्रूणपोष की औतकी का अध्ययन करें। सामान्यतः भ्रूणपोष की कोशिकाएं समव्यासी होती हैं। इनमें बहुत अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पतली होती है, परंतु कभी कभी हेमीसेलुलोज के कारण मोटी हो जाती है। भ्रूणपोष की आकारिकीय प्रकृति को 3 विचारधाराएं प्रचलित हैं, यानी भ्रूणपोष की आकारिकी प्रकृति को लेकर 3 वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत बताए हैं। नंबर 1, भ्रूणपोष एक युग्मकोद्भिद ऊतक है। कुछ विद्वानों के अनुसार भ्रूणपोष का विकास अनावृतबीजी पादपों के मादा युग्मकोद्भिद के समान केंद्रकों के स्वतंत्र विभाजन द्वारा होता है, परंतु आवृतबीजी पौधों में यह त्रिगुणित या बहुगुणित होता है। अतः इसकी तुलना अनावृतबीजी पादपों के मादा युग्मकोद्भिद से नहीं की जा सकती। नंबर 2, भ्रूणपोष एक बीजाणुद्भिद ऊतक है। कुछ विद्वानों के अनुसार भ्रूणपोष एक जुड़वा भ्रूण संरचना है, क्योंकि इसके बनने में ध्रुवीय केंद्रकों के साथ नर युग्मक का भी संलयन होता है। परंतु बीजाणुद्भिद द्विगुणित होता है, जबकि भ्रूणपोष त्रिगुणित या बहुगुणित होता है।
नंबर 3, भ्रूणपोष एक अविभेदित ऊतक है। ब्रिंग एवं कपूर के अनुसार भ्रूणपोष न तो बीजाणुद्भिद है और न ही युग्मकोद्भिद, अपितु एक अविभेदित विशिष्ट प्रकार का ऊतक है। आइए अब भ्रूणपोष के सूचकांक का अध्ययन करें। सामान्यतः भ्रूणपोष की सतह से पोषण प्राप्त करते हैं। भ्रूणपोष के विकास के समय पौधे से पोषण प्राप्त करने के लिए भ्रूणपोष में सूचकांक पाए जाते हैं। स्थिति के आधार पर भ्रूणपोष सूचकांक निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, निभागीय सूचकांक। एनिम्फिएसी एवं एरेसी कुल के सदस्यों में भ्रूणपोष के निभागीय सिरे पर कृमि रूपी उपांग के रूप में स्थित होते हैं। नंबर 2, बीजांड द्वारीय सूचकांक। ये सूचकांक इम्पेशियंस के कोशिकीय भ्रूणकोश में बीजांड द्वारीय कक्ष में पाए जाते हैं। ये शाखित कवक सूत्र के समान दिखाई देते हैं। नंबर 3, बीजांड द्वारीय निभागीय सूचकांक। कुल बोराजिनेसी के नीमोफिला नामक पादप में इस प्रकार के सूचकांक उपस्थित होते हैं। इसके प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में विभाजन के पश्चात 2 समान कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप नीचे की कोशिका में निभागीय सूचकांक जबकि ऊपर की कोशिका से बीजांड द्वारीय सूचकांक विकसित होते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर भ्रूणपोष एवं भ्रूणकोश में अंतर दिखाया गया है। इसे आप पॉज करके ज़रूर पढ़ेंगे। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। आइए अब फल निर्माण का अध्ययन करें। परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं। इसकी फल भित्ति का निर्माण अंडाशय भित्ति द्वारा होता है। जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं उसी समय अंडाशय फूलकर रसीला एवं बड़ा हो जाता है एवं फल बन जाता है। फल भित्ति 3 भागों में विभेदित होती है, जिसे बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति एवं अंतः फल भित्ति कहते हैं। केवल अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल कहते हैं, परंतु जब पुष्पासन, दलपुंज एवं बाह्य दलपुंज भी फल के निर्माण में भाग लेते हैं तो ऐसे फल को कूट या आभासी फल कहते हैं, जैसे सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी। इसको देखने से आपको पता चला कि फल 2 प्रकार के होते हैं, सत्य फल और असत्य फल या आभासी फल। आइए बीज निर्माण का अध्ययन करें। द्विनिषेचन की क्रिया के पश्चात बीजांड में कई तरह के परिवर्तन होते हैं और यह बीज में रूपांतरित हो जाता है। अध्यावरण सूखकर कवच या बीज चोल निर्मित कर लेता है। बीज का बाह्य चोल कठोर जबकि अंतः चोल पतला व झिल्ली नुमा होता है। नाभिका, रैफी, बीजांड द्वार एवं निभाग पूर्ववत स्थिति में रहते हैं। बीजांड काय लगभग समाप्त हो जाता है, परंतु कुछ पौधों में यह परिभ्रूणपोष की भांति विद्यमान रहता है, जैसे पाइपरेसी फैमिली में। जल की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है और भ्रूण सुप्तावस्था में चला जाता है। भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, भ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी बीजों में भोजन भ्रूणपोष में संग्रहित रहता है, जबकि बीज पत्र पतले होते हैं।
इन्हें एल्बुमिनस बीज भी कहते हैं, जैसे एक बीजपत्री पौधों में। दूसरा, अभ्रूणपोषी बीज। इन बीजों में भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है, क्योंकि वृद्धि करते समय यह बीजांड द्वारा पूर्णतया उपयोग में ले लिया जाता है। इनके बीज पत्र खाद्य पदार्थों के संग्रह के कारण मोटे हो जाते हैं, जैसे द्विबीजपत्री पौधों में। आपके स्क्रीन पर ये फिगर दिखाया गया है, जो कुछ बीजों की संरचना है। इसे आप पॉज करके पढ़ेंगे, फिगर बनाकर इसको बनाने का अभ्यास करेंगे। आपकी स्क्रीन पर एक साड़ी दिखाई दे रही है, जो निषेचन के बाद पुष्प के विभिन्न भागों में परिवर्तन होकर के कौन कौन से भाग बनते हैं और कौन से उपस्थित रहते हैं, ये दिखाई दे रहा है। इसे आप बार बार पढ़कर जान लेंगे। अब आइए देखें बीजों का प्रकीर्णन। यह निम्न प्रकार से होता है। नंबर 1, जल के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन। कुमुदनी, कमल इत्यादि में जल द्वारा प्रकीर्णन होता है। नंबर 2, वायु द्वारा प्रकीर्णन। वायु द्वारा प्रकीर्णन ऐसे पौधों में होता है जिनके अंदर कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे नंबर 1, जिनके सूक्ष्म एवं हल्के बीज होते हैं, जैसे सिनकोना एवं टर्मिनेलिया में। पैरासूट, जैसे डेंडलियोन, मदार, एक्सटोनिया, आर्किड, कैंडुला इत्यादि। सपत्र फल एवं बीज, जैसे मोरिंगा, साल, मधुलता इत्यादि। संवेदन, जैसे हंसलता, एंटीराइनम इत्यादि। वेलनी, जैसे पीली कटेली, सालसोला, चौलाई इत्यादि। विस्फोटक द्वारा, जैसे अटेंडा, इक्वेलियम, रुएलिया, जिरेनियम, गुलमेहदी इत्यादि। जंतुओं द्वारा, चोरकांटा, लटजीरा, गोखरू, एरिस्टिडा, बोरहेविया इत्यादि। आइए अब बीजों के महत्व का अध्ययन करें। नंबर 1, स्थलीय आवृतबीजी पौधों में बीज निषेचन हेतु बाह्य दल की अनिवार्यता समाप्त कर देते हैं। नंबर 2, बीजों में संचित भोज्य पदार्थ अंकुरण के समय एवं नवांकुरों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ कर लेने तक पोषण प्रदान करता है। नंबर 3, बीज एक जाति के नए नए आवासों तक प्रकीर्णन में सहायक है। नंबर 4, बीज का प्रतिरोधी बीजचोल नाजुक भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है। नंबर 5, ऋतुकालीय पौधे बीज के रूप में प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में अपनी रक्षा करते हैं। नंबर 6, लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनने के कारण बीज में आनुवंशिक पुनर्योजन संभव है, जो जैव विकास का आधार है। नंबर 7, मनुष्य की खाद्य आपूर्ति का लगभग 70% भाग बीज एवं फल से ही प्राप्त होता है। नंबर 8, बीजों में विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है। आपके स्क्रीन पर 2 सारणी दिखाई दे रही है। भ्रूण एवं बीजों में अंतर तथा बीज एवं भ्रूणपोष में अंतर। ये दोनों बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कम से कम 3-4 बार अध्ययन करके याद कर लेंगे। इस तरह से ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।